था तो हमने आपको 2021 के लिए दो शब्द बताए थे और वो थे ज्यादा और बेहतर। मकसद ये था कि हर कोशिश ज्यादा करनी है और हर काम बेहतर करना है। आज हम आपको ज्यादा और बेहतर करते हुए दिखाई भी देंगे। देश के किसी भी दूसरे न्यूज चैनल में आपको ऐसी बात नहीं दिखेगी। आज हम आपको राष्ट्रवादी पत्रकारिता का एक ऐसा उदाहरण दिखाएंगे जिसे आप सही और सच्ची न्यूज को परखने के लिए अपनी कसौटी बना सकते हैं। आजकल आप सबके सामने सबसे बड़ा सवाल है कि कोरोना वायरस से कैसे बचें। कोरोना वायरस की जो वैक्सीन आई है उसे आप लगवाएं या ना लगवाएं, क्योंकि उसे लेकर बहुत कंफ्यूजन फैला दिया गया है। कहीं ऐसा ना हो कि वैक्सीन के साइड इफेक्ट कोरोना वायरस से भी बड़ी बन जाए। कोरोना के देश में जमकर राजनीति हुई। हमारे देश के नेताओं ने इस इन पर पार्टियां भ्रम फैला रही और आपके मन में यह बात डालने की कोशिश कर रही हैं कि यह वैक्सीन तो बीजेपी की वैक्सीन है। उन्हें भी वैक्सीन पर आज हम अपना एक प्रैक्टिकल टेस्ट दिखाने वाले हैं। आज भारतीय टीवी न्यूज के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि हमारी सहयोगी और हमारी रिपोर्टर पूजा मक्कड़ ने कोरोना वायरस की वैक्सीन खुद लगवाई है। उन्होंने स्वदेशी कंपनी भारत बायोटेक की कोवैक्सीन नाम की जो वैक्सीन है वो लगवाई है, जिस पर सबसे ज्यादा विवाद आजकल चल रहा है। हमने देश भर में फैलाए जा रहे इस भ्रम और डर को दूर करने के लिए आज जो प्रयोग किया है वो आप सबके सामने होगा और हम आपको बताएंगे कि हमारा अपना अनुभव इस वैक्सीन को लगवाने के बाद क्या कहता है। और इसके बाद हम आपको भारत और चीन सीमा पर लेकर चलेंगे, जहां से हमें एक दुर्लभ वीडियो मिला है। इस वीडियो में आप साफ देख पाएंगे कि भारतीय चौकियों के सामने चीन ने बड़ी संख्या में अपने टैंक लाकर तैनात कर दिए हैं, जिससे वहां पर जो स्थिति है वो बहुत तनावपूर्ण हो गई है। पर भारतीय सेना ने ऊंची चोटियों पर अपना मोर्चा पहले से ही बना लिया था, इसलिए भारतीय सेना को ज्यादा परेशानी नहीं हो रही और स्थिति वहां तनावपूर्ण तो है लेकिन नियंत्रण से बाहर नहीं है। आज भारत और चीन सीमा पर इस खतरनाक स्थिति का एक डीएनए टेस्ट करेंगे, क्योंकि अब इतनी बड़ी संख्या में जब चीन ने वहां पर अपने टैंक तैनात कर दिए हैं तो इसके बाद क्या होगा। और फिर आखिर में हम मशहूर क्रिकेटर सौरव गांगुली के हार्ट अटैक का विश्लेषण करेंगे। सौरव गांगुली सिर्फ 48 वर्ष के हैं और आपने मैदान में उन्हें हजारों रन बनाते हुए देखा होगा, पर नए साल में आते ही उन्हें हार्ट अटैक आ गया। और जब सौरव गांगुली को यह हार्ट अटैक आ सकता है तो फिर शायद किसी को भी आ सकता है, क्योंकि सौरव गांगुली बिल्कुल फिट हैं, उम्र उनकी ज्यादा नहीं है। इसके बावजूद ऐसा क्या हुआ? सौरव गांगुली के हार्ट अटैक से आप सब क्या सीख सकते हैं, यह आज हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। तीनों कृषि कानूनों पर सरकार और किसानों के बीच अब 8 जनवरी को 8वें दौर की बातचीत होगी। आज विज्ञान भवन में 7वीं बातचीत में कोई नतीजा नहीं निकला। किसान तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने पर अड़े रहे, तीनों मंत्री समझाते रहे। आज हम कोई निर्णय तक नहीं पहुंच सके और इसलिए यूनियन और सरकार दोनों ने मिलकर तय किया कि 8 तारीख को पुनः 2 बजे बैठेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मुझे आशा है कि जिस प्रकार की बातचीत आज हुई है उस हिसाब से अगली बैठक में सार्थक चर्चा होगी। बैठक में सरकार ने हर मुद्दे पर सिलसिलेवार चर्चा का प्रस्ताव रखा, लेकिन किसान तीनों कानून रद्द करने की मांग पर अड़े रहे। बैठक के बाद किसानों ने कहा कि उनकी मांग तीनों कानूनों में संशोधन से नहीं बल्कि उन्हें रद्द करने से ही पूरी होगी। अरे हल निकला भाई, आगे मीटिंग होगी 8 को 2 बजे। सरकार ने कहा है कि अगली बार वो रिपील के ऊपर ही बात करेंगे। अगर बात रिपील के ऊपर ही होगी, वो आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी या रद्द हो जाएगी, आंदोलन तो जारी रहेगा और सरकार रिपील के बारे में कंक्रीट अल्टरनेटिव क्या लेके आती है उस पर तय होगा। आज की बैठक की शुरुआत में आंदोलन के दौरान ठंड और बीमारी से जान गंवाने वाले किसानों को श्रद्धांजलि दी गई। सरकार की ओर से तीनों मंत्रियों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना लागू की जाएगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने योजना लागू करने की अनुमति दे दी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि किसानों के खाते में सीधे पैसे भेजने पर आपत्ति नहीं है। पश्चिम बंगाल सरकार के इस फैसले से राज्य के 71 लाख से ज्यादा किसानों को हर साल
6,000 रुपए मिलेंगे। केंद्र सरकार की योजना जनवरी 2019 से लागू है, लेकिन पश्चिम बंगाल में यह अब तक लागू नहीं की जा सकी थी। पश्चिम बंगाल में सुभाष चंद्र बोस की जयंती को देश नायक दिवस के रूप में मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज इसका ऐलान किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मने राखबे इंडियन नेशनल आर्मी। ममता बनर्जी ने 23 जनवरी को नेताजी की जयंती पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने की मांग की है। AIMIM के अध्यक्ष और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने पश्चिम बंगाल में फुरफुरा शरीफ के पीरजाद अब्बास सिद्दीकी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। जी न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में ओवैसी ने कहा कि बंगाल में अब्बास सिद्दीकी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। कई और राजनीतिक दलों से गठबंधन की बातचीत चल रही है। पीरजादा अब्बास सिद्दीकी साहब से मेरी मुलाकात हुई और हमने फैसला लिया कि बंगाल के आने वाले विधानसभा के चुनाव में हम इस साल हमारी पार्टी हिस्सा लेगी और साथ ही साथ हमने ये भी फैसला लिया है कि अब्बास सिद्दीकी साहब के साथ हम लोग ठहरेंगे। ओवैसी ने बीजेपी की बी टीम होने के आरोपों का भी जवाब दिया। ओवैसी ने कहा 2019 के लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी बंगाल में नहीं थी, फिर बीजेपी 18 सीट क्यों जीत गई? हम तो पार्लियामेंट के चुनाव में इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिए, 18 बीजेपी के MP कामयाब हो गए। क्या वो हमसे पूछ कर गए या ममता से पूछ कर जा रहे हैं? तीसरा, उनके बड़े बड़े नेता जो लेफ्ट फ्रंट की सरकार के जुल्म के खिलाफ उनका साथ देते थे, आज वो बीजेपी में चले गए। सीरम इंस्टीट्यूट ने आज देश को कोविशील्ड की कीमत बताई। सीरम इंस्टीट्यूट के मुताबिक भारत सरकार के लिए कोविशील्ड की एक डोज 200 से 300 रुपए तक होगी। निजी बाजार में बिक्री के लिए कोविशील्ड की कीमत 2 गुनी होगी। माना जा रहा है कि मार्च अप्रैल से आम लोगों के लिए वैक्सीन उपलब्ध होगी। आम लोगों के लिए वैक्सीन की एक डोज की कीमत 1,000 होगी और 2 डोज के हिसाब से 2,000 रुपए देने होंगे। वहीं भारत बायोटेक कंपनी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्वदेशी कोवैक्सीन पर चल रही सियासत का जवाब दिया। It hurts a scientist who works 24 hours and he gets hurt, bashing by people for the sake of selfishness and for the sake of, to show they are intellectually above others. That's not right. देश में कोरोना वायरस के संक्रमण की बात करें तो पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 16,504 नए मामले सामने आए, जबकि 214 लोगों की मौत हुई। कोरोना की वैक्सीन पर जारी सियासत के बीच जी न्यूज ने आज सबसे बड़ा रियलिटी टेस्ट किया। जी न्यूज संवाददाता पूजा मक्कड़ देश में कोरोना की वैक्सीन लगवाने वाली पहली महिला रिपोर्टर बन गई हैं। उन्होंने आज दोपहर 2 बजे दिल्ली के एम्स जाकर भारत बायोटेक की कोवैक्सीन लगवाई। जिस वैक्सीन का आप सबको इंतजार है, हम उसके ट्रायल में हिस्सेदार हैं, लग गई है। वैक्सीन लगाने से पहले डॉक्टर्स की टीम ने संवाददाता पूजा मक्कड़ से उनकी मेडिकल हिस्ट्री पूछी। उनका ब्लड प्रेशर भी चेक किया गया। तो मेरा वजन चेक किया गया है, मेरी हाइट चेक की गई है और इस वक्त मेरा ब्लड प्रेशर मॉनिटर किया जा रहा है। ये भी पूछा गया कि कोई कोमॉर्बिडिटीज यानी कोई और बीमारी अगर है तो उसके बारे में भी आपको बताना, जिसके लिए हमने बाकायदा एक फॉर्म फिल किया है। वैक्सीन लगवाने के बाद से अब तक कई घंटे बीत चुके हैं और उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने आज राष्ट्रीय पर्यावरण लैब की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने इसी कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एटॉमिक टाइम स्केल का लोकार्पण किया। इस मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, क्वालिटी से ही दुनिया में भारत की पहचान बनेगी। नए दशक में ये शुभारंभ देश का गौरव बढ़ाने वाले हैं। साथियों, नया साल अपने साथ एक और बड़ी उपलब्धि लेकर आया है। प्रधानमंत्री मोदी कल ऊर्जा के क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मंगलुरु में नेचुरल गैस पाइपलाइन देश को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिन में 11 बजे कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। कांग्रेस सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा से बेनामी संपत्ति के मामले में आयकर विभाग ने आज लंबी पूछताछ की। पूछताछ रॉबर्ट वाड्रा के दफ्तर पर हुई। आयकर की टीम वाड्रा के दफ्तर में 8 घंटे रही। रॉबर्ट वाड्रा ने आरोप लगाया कि ये पूछताछ और किसानों के मुद्दे से लगाने के लिए की जा रही है। साल में जो भी मेरे काम है उनके बारे में जो उनकी थी वो सारे आंसर कर दी। फार्मर के इश्यूज हैं और उनको चाहिए कि अगर कोई और मुद्दा मिल सकता है जिसको कर सकते हैं जो रियल
को पहले नोटिस भेजे थे, लेकिन पूछताछ नहीं पहुंचे थे। कारोबारी पर प्रवर्तन निदेशालय भी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रहा है। प्रवर्तन निदेशालय ने मुंबई में शिवसेना सांसद संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत से कई घंटे तक पूछताछ की। प्रवर्तन निदेशालय ने पीएमसी घोटाले पूछताछ के लिए उन्हें 5 जनवरी को पेश होने का समन भेजा था, लेकिन वर्षा राउत एक दिन पहले ही पूछताछ में ईडी के दफ्तर पहुंच गईं। बड़ी के संजय राउत की जानकारी। हाँ, एक दिन पहले है, मुझे पता चला कि गई है। संजय राउत तंज किया, आखिर कोई आना हो, इस प्रवर्तन निदेशालय ने 3 राउत करोड़ की संपत्ति भी अटैच किया और आज वर्ष से 55 लाख रुपए ट्रांसफर किए जाने पर पूछताछ की है। आज हम सबसे कोरोना वायरस की पर को लेकर आपके किसी भी तरह का है या इस वैक्सीन विश्वास नहीं कर पाए तो हमारी ये खबर मिस या भर में इस वैक्सीन पर अलग अलग देशों लोग चाहते जल्दी देश उनके देश की सरकारें ये वैक्सीन विकसित करके लोगों को ये परेशानी हमारे देश में वैक्सीन क्यों नहीं बनी अभी तक, क्यों हो रहे हैं हमारी वैक्सीन पहले परेशानी, फिर जब हमारी वैक्सीन बन उसके बाद अब रहे हैं वैक्सीन सही है लेकर लोग कंफ्यूजन, खास विपक्षी पार्टियों के नेता हैं वो कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं आम के दिमाग में और लोग किस पार्टी से जोड़कर देख रहे हैं। पार्टी की होती है, किसी सरकार की होती है। वैक्सीन को वैज्ञानिक बनाते हैं और वो आम जनता की होती है। आज हमने आपके लिए एक वीडियो विश्लेषण तैयार किया है जो वैक्सीन को लेकर आपके मन में विश्वास की मात्रा बढ़ाने का काम करेगा। भारत की जिस स्वदेशी वैक्सीन पर कांग्रेस और दूसरे विपक्षी पार्टियों ने शक जताया है, आज वही वैक्सीन हमारी रिपोर्टर पूजा मक्कड़ ने स्वयं लगवाई है और ये भारतीय न्यूज टीवी के इतिहास में एक नई शुरुआत है। पत्रकारिता कैसे होनी चाहिए आज हमने आपको बताने की कोशिश की है। 2021 में पत्रकारिता के जो नए मापदंड होंगे हमने आज उन्हें सेट करने की कोशिश की है। हमारी इस खबर को देखकर आप समझ जाएंगे कि वैक्सीन कैसे लगाई जाएगी, इसे लगाने के बाद आपके शरीर पर क्या प्रभाव होंगे, क्या कोई साइड इफेक्ट्स होंगे, आपको दूसरी डोज कब लगेगी और वैक्सीन पर इतनी राजनीति क्यों हो रही है। इस विश्लेषण से आज आप सबको आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको उन 2 वैक्सीन्स के बारे में बताना चाहते हैं जिन्हें ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने अलग अलग श्रेणी में मंजूरी दी है। इसलिए आपके मन में चाहे किसी ने कितने भी कंफ्यूजन पैदा किए हों, आज आप सब कुछ सरल शब्दों में समझ लीजिए कि ये वैक्सीन पर होने वाली पॉलिटिक्स है क्या। पहली वैक्सीन का नाम है कोविशील्ड। कोविशील्ड को ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका नाम की कंपनी ने मिलकर बनाया है। भारत की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कंपनी भी इस रिसर्च का हिस्सा थी और इसका उत्पादन भी यही कंपनी कर रही है। इसे इमरजेंसी यूज की मंजूरी मिल चुकी है और जब किसी वैक्सीन के ट्रायल्स पूरे होने से पहले ही उसे इस्तेमाल की मंजूरी मिल जाती है तो इसे इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन कहते हैं। इस वैक्सीन के तीसरे यानी अंतिम ट्रायल के नतीजे अभी सार्वजनिक नहीं हुए हैं, लेकिन यह वैक्सीन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बनाई है, इसलिए दुनिया भर में इस पर किसी को कोई शक नहीं है। हमारे देश में कांग्रेस और दूसरे विपक्षी पार्टियों को यह लगता है कि यह वैक्सीन क्योंकि विदेश में बनी है तो यह वैक्सीन तो बिल्कुल सही होगी, इसलिए वो इस वैक्सीन के साथ कोई राजनीति नहीं कर रहे क्योंकि यह वैक्सीन हमने बनाई नहीं है, ये विदेशी वैक्सीन है। ये निर्मित जरूर हमारे देश में हो रही है लेकिन इसका पूरा फॉर्मूला, शोध वगैरह, रिसर्च सब विदेश में हुआ है। लेकिन
दूसरी वैक्सीन के साथ ऐसा नहीं है और दूसरी वैक्सीन का नाम है कोवैक्सीन। स्वदेशी कंपनी भारत बायोटेक ने इस वैक्सीन को बनाया है। आप चाहें तो इसे भारत की अपनी मेड इन इंडिया वैक्सीन भी कह सकते हैं। इस वैक्सीन को शर्तों के साथ इमरजेंसी यूज की मंजूरी दी गई है और शर्त यह है कि इस वैक्सीन को क्लिनिकल ट्रायल मोड में ही लोगों को लगाया जाएगा। जिन लोगों को यह वैक्सीन लगाई जाएगी उनकी निगरानी होगी, वैक्सीन का उन पर क्या असर हुआ यह देखा जाएगा, यानी वो ऑब्जर्वेशन में रहेंगे। हालांकि अहम बात यह है कि इस वैक्सीन के तीसरे ट्रायल के नतीजे अभी सरकार को नहीं दिए गए हैं और इस प्रक्रिया में अभी 1-2 दिन का समय और लग सकता है और यही वजह है कि कोवैक्सीन को हमारे देश में भी शक की नजरों से देखा जा रहा है। यानी हमारे देश ने जो बनाया है, हमारी अपनी वैक्सीन को, हमारी अपनी मेड इन इंडिया वैक्सीन को, हमारे अपने ही देश के लोग, हमारे अपने ही देश के नेता उस पर विश्वास करने से कतरा रहे हैं। क्यों कतरा रहे हैं? क्योंकि यह हमने बनाई है। कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियों को शक सिर्फ इसी वैक्सीन पर है, सिर्फ कोवैक्सीन पर है, क्योंकि ये सिर्फ कोवी वैक्सीन पर है, क्योंकि ये वैक्सीन भारत में बनी है और भारत की ही एक कंपनी ने इसे विकसित किया। और आप तो जानते ही हैं, हमारे देश में अपने ही देश में निर्मित चीजों के ऊपर लोगों को विश्वास नहीं होता। ये ठीक उसी तरह है जब कोई व्यक्ति विदेश से घूमकर आता है और उसे अपने देश में सिर्फ कमियां ही नजर आने लगती हैं। ऐसे व्यक्ति को अगर कोई चीज ये कहकर दे भी दी जाए कि ये तो अमेरिका से आई है या ब्रिटेन में बनी है, तो खुशी खुशी इसे खरीद लेगा, मुंह मांगे दाम पर खरीद लेगा। संभव है कि वो इसके लिए ज्यादा पैसा खर्च करने के लिए तैयार हो जाए, लेकिन जब भारत में ही बनी कोई चीज ऐसे लोगों को दी जाती है जो क्वालिटी में तो अच्छी हो, जिसकी कीमत भी कम हो, तो भी वो उसे शायद नहीं खरीदेंगे। हम मानते हैं अपने देश की चीजों को कम करके आंकने वाली ये सोच अच्छी नहीं है और हमें लगता है कि कोवैक्सीन के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। कोवैक्सीन भारत में बनी है और कीमत के मामले में भी ये सबसे सस्ती है, इसलिए इस पर कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियों को शक है। ये पार्टियां अब इस शक को किसी वायरस की तरह कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहती हैं, ताकि शक वाले इस वायरस से संक्रमित होने वाले लोग भारत में बनी वैक्सीन को लगवाने से इनकार कर दें। और जिस दिन भारत में इस वैक्सीन को लेकर फेक न्यूज फैल गई, जिस दिन भारत में इस वैक्सीन को लेकर, खुद हमारे द्वारा निर्मित वैक्सीन को लेकर एक अविश्वास की भावना पैदा हो गई, उस दिन हमारी ही विपक्षी पार्टियां इसे अपनी बहुत बड़ी सफलता मान लेंगी, क्योंकि वो यही चाहती हैं। यानी एक तरफ सरकार है जो आपको वैक्सीन देना चाहती है ताकि कोरोना वायरस को हराया जा सके, दूसरी तरफ हमारे ही देश की विपक्षी पार्टियां हैं जो भ्रम की स्थिति पैदा करके वैक्सीन को खतरनाक बता रही हैं। भारत में चाहे कोई भी विषय हो, उसमें राजनीति का प्रवेश हमेशा हो ही जाता है। आप कह सकते हैं कि हमारे देश के नेताओं को जनहित के मुद्दों पर राजनीति करने की बहुत बुरी आदत लग चुकी है और लत की, यानी इस बुरी आदत की कोई दवाई नहीं होती, कोई वैक्सीन नहीं होती। जिस वैक्सीन को लगाकर लाखों लोगों की जान बचाई जा सकती है, उसे भी विपक्षी दलों ने राजनीतिक मुद्दा बना दिया है और आज कल यह विषय सभी पार्टियों के लिए उनका मनपसंद विषय बन गया है। लेकिन आपके लिए क्या सही है, इसे समझाने के लिए हमने कुछ ऐसा किया है जो कोई और न्यूज चैनल आपके लिए कभी नहीं करेगा। हमारी सहयोगी और हमारी रिपोर्टर पूजा मक्कड़ ने इसी वैक्सीन पर आपके डर को दूर करने के लिए आज कोरोना का स्वदेशी टीका लगवाया है। इससे बड़ा राष्ट्रवाद और क्या हो सकता है। हालांकि जब कोई वैक्सीन किसी ट्रायल वॉलंटियर को लगाई जाती है, तब यह जानकारी किसी को नहीं दी जाती कि उसे यह प्लेसिबो लगाया गया है या असली टीका लगाया गया है। डॉक्टर प्लेसिबो का इस्तेमाल यह जानने के लिए करते हैं कि किसी व्यक्ति पर दवा लेने का कितना और कैसा असर पड़ सकता है, और यह जानकारी ट्रायल के नतीजों के बाद ही सामने आती है। हालांकि यह वैक्सीन कैसे लगाई जाती है, लगने के बाद इसके क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, यह समझने के लिए आज आपको हमारा यह वीडियो विश्लेषण जरूर देखना चाहिए। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि हम देश में बनी कोरोना वायरस की वैक्सीन का पूरा समर्थन करते हैं। हमें इस बात की खुशी है कि हमारे देश के वैज्ञानिकों ने खुद अपने ही देश में अपने रिसोर्सेज के साथ, अपने साधनों के साथ इसे बनाया है और हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वैक्सीन को लगवाएं। लेकिन ऐसे में मीडिया की भूमिका क्या होनी चाहिए? हम चाहते तो हम भी आपको इस वैक्सीन को लेकर डरा सकते थे, आपके मन में भ्रम पैदा कर सकते थे, जैसा कि मीडिया अक्सर करता है, आपको डराने की कोशिश करता है, आपके मन में भ्रम पैदा करता है। और मीडिया की कोशिश होती है कि
अगर आपको डराएगा तभी तो आप उसे ज्यादा से ज्यादा उस टीवी चैनल को देखेंगे। लेकिन हम आपको डराना नहीं चाहते, आपके मन से भ्रम को हटाना चाहते हैं। और इसके लिए हमने इसका परीक्षण खुद अपने ऊपर करके देखा है और हमें ऐसा लगता है कि राष्ट्रवाद का इससे बड़ा उदाहरण और कोई नहीं हो सकता। और आज जी न्यूज का मतलब है राष्ट्रवाद, और राष्ट्रवाद को लेकर हमने ये पहल अपनी तरफ से की है। एक हैशटैग हमने आपके लिए तैयार किया है और हैशटैग है ट्रस्ट योर वैक्सीन। हिंदी में इसका मतलब है अपनी वैक्सीन पर विश्वास कीजिए, अपनी चीजों पर, अपनी क्षमता पर विश्वास करने की आदत डालिए। इसलिए हम आपसे यह नहीं कह रहे कि अभी आप जाकर इस परीक्षण का खुद भी हिस्सा हो जाइए, नहीं, आप मत लगवाइए अभी वैक्सीन, अभी आप देख लीजिए, क्योंकि हमारी सहयोगी ने यह वैक्सीन लगवाई है और हम आपको उनका एक एक अनुभव आपके साथ शेयर करेंगे। आप वैक्सीन मत लगवाइए, लेकिन कम से कम अपने देश के बाकी लोगों को यह जरूर बताइए कि वो अपनी वैक्सीन पर ट्रस्ट करना सीखें। इसलिए आज का हैशटैग है ट्रस्ट योर वैक्सीन। और हम आपसे चाहेंगे कि हमारे वैज्ञानिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए, हमारे देश में उन लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए जो कि अपने देश में निर्मित चीजों पर गर्व करते हैं, उनके लिए आज आप इस हैशटैग पर जरूर ट्वीट कीजिए। सीधा देखेंगे आप। सर मैं जा सकता हूँ मैम? अभी यहाँ मेरा वजन चेक किया, हाइट चेक की गई है, इस वक्त मेरा ब्लड प्रेशर किया जा रहा है। ये भी पूछा गया है कि कोई कोमॉर्बिडिटी और बीमारी अगर है तो ये भी आपको बताना है। हमने बाकायदा एक फॉर्म फिलअप किया है। थोड़ी सी एंजाइटी बढ़ती है, लेकिन अब रिसर्चर्स ने, डॉक्टर्स ने भरोसा दिला दिया है कि वैक्सीन सेफ है तो सेफ है। होगा यानी एक ही रैंडम नंबर, नहीं पता वैक्सीन है या प्लेसिबो, किसी को नहीं पता है। ये भी आपका ब्लड भी लिया जाता है, सैंपल किस लिए ब्लड सैंपल लिया जाता है, आरटीपीसीआर भी किया जाता है कि कोरोना पॉजिटिव थे या नेगेटिव थे जिस टाइम आपको वैक्सीन ट्रायल के दौरान लगाई गई। तो ये ट्रायल का छोटा सा लेकिन सुरक्षित प्रोसेस है जिससे हम एम्स में गुजर रहे हैं। ये वैक्सीन नहीं है, ये सैंपल लिया जा रहा है। कोशिश तो पूरी है। अभी हमने ब्लड सैंपल दिया है जिसमें ये देखा जाएगा कि कभी अगर कोरोना हुआ होगा तो एंटीबॉडीज जरूर बनी होंगी, बनी है या नहीं ये भी ट्रायल में दर्ज किया जाता है। वॉलंटियर को एंटीबॉडीज बनी हुई है, आरटीपीसीआर तो अभी फिलहाल नहीं, ये रैपिड वाला सैचुरेशन तो देखेगा ना, हाथ पर चीजें नीचे। हो जाएगा। तुझे ऐसी बढ़िया तो सही नहीं है ना, आजा नीचे इसे निकालो जरूर से।
कैसे करेंगे? हो जाएगा ठीक है, और हो जाएगा। शोल्डर आ गया। जिस वैक्सीन का आप सबको इंतजार है, हम अब उसके ट्रायल में हिस्सेदार हैं। लग गई है, उम्मीद करते हैं जितनी सेफ्टी और एफिकेसी बताई गई है उसी के मुताबिक हम भी सुरक्षित रहेंगे और आपकी सुरक्षा की कामना करते हुए, अपनी भी सुरक्षा का ख्याल रखते हुए कोवैक्सीन में हमने ये अपनी हिस्सेदारी दी। पूजा मक्करी, जी मीडिया। तो ये नए भारत का नया राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद सिर्फ तिरंगा फहरा देने से, अपने न्यूज़ चैनल पर तिरंगे लगा देने के और कर देने से नहीं है। खुद भी देनी और खाने के लिए खुद भी बहुत कुछ सहना पड़ता है। योगी पूजा मक्कर इस बार किया है, आप है तो इस वैक्सीन पर हो कि नहीं, इस सरकार वैक्सीन किसी ने, ये वैक्सीन भारत की है, वैक्सीन भारत वैज्ञानिकों की है, भारत के 130 करोड़ लोगों की है। अगर कोई इस वैक्सीन पैदा करने की कोशिश करता है, समझ लीजिए वो व्यक्ति भारत से प्यार करता। हम भारत से प्यार करते, कुछ किया अब और आप सब लोग हमें इस समय पर देख रहे हैं, आप अपने पर हो देख रहे होंगे, इंटरनेट पर देख रहे होंगे, आप देख रहे हैं, आप सब पूरा बधाई चाहिए क्योंकि आज जो काम किया है वो अपने आप में एक मिसाल है। इसलिए पूजा, मैं हमारे दर्शकों की तरफ से, भारतीय जितने भी लोग हमें देख रहे हैं पूरी दुनिया में, उन सब की तरफ से आपको बहुत धन्यवाद देता हूं। आपने बहुत बड़ा, बहुत शानदार काम किया है। और जैसा मैं कह रहा था, राष्ट्रवाद निभाने के लिए सिर्फ राष्ट्रवाद की बातें करना जरूरी नहीं है, राष्ट्रवाद दिखाना भी होता है, करना भी पड़ता है, उसे जीना भी होता है। अब आप हमें यह बताइए कि सबसे पहली बात, आपने ये वैक्सीन लगवाई, आपको खुद डर नहीं लगा, आपके परिवार को डर नहीं लगा, किसी ने आपको रोका नहीं। अखबारों में हमारे देश के विपक्षी नेता पूरी कोशिश कर रहे हैं भ्रम फैलाने की। आप सबसे पहले अपनी, अपने परिवार की, अपने आसपास का जो परिवेश है उसकी मनोस्थिति बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर जी। अब जब से लोग डीएनए देख रहे हैं तब से फोन बज रहा है, जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है, परिवार को, दोस्तों को, सभी लोग पूछ रहे हैं। लेकिन जी न्यूज के दर्शकों को आज ये जरूर बताना चाहूंगी मैं कि हमारे पास ये विकल्प पहले फेज में भी था और दूसरे फेज में भी था। अभी कोवैक्सीन का तीसरा फेज चल रहा है। इस वक्त ये फैसला लेने की जरूरत सबसे ज्यादा इसलिए थी क्योंकि अब अफवाहों का बाजार गर्म होने लगा था, नेता इस तरह के बयान देने लगे थे, लोगों में जिसकी वजह से डर था कि अगर वैक्सीन लगवाएंगे तो कहीं नुकसान ना हो जाए। ये पहली स्वदेशी वैक्सीन है और भारत पहला विकासशील देश है जिसने 1 साल के अंदर वैक्सीन बनाई है। बाकी सभी देश जो हैं वो विकसित देशों की कैटेगरी में आते हैं। तो जब भारत के लिए ये इतनी बड़ी उपलब्धि हो और जी न्यूज का मकसद रहा है कि देश हित में खबरें दिखाना हमारी प्राथमिकता है, तो मुझे लगा अब ये सही वक्त है ट्रायल में हिस्सा लेने का, जिससे लोगों को तस्वीरों के जरिए भरोसा हो सके कि अगर रिपोर्टर खुद वैक्सीन पर भरोसा कर सकता है तो देश भी कर सकता है। जी पूजा, 7.5 घंटे आपको हो चुके हैं ये वैक्सीन लिए हुए। कितने बजे आप दिन में आपने इस वैक्सीन को लगवाया था और अभी आपको कैसा महसूस हो रहा है? एकदम परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है सुधीर जी। 2 बजे दोपहर में एम्स में मुझे ये वैक्सीन लगाई गई थी, जिसमें मैं ट्रायल में वॉलंटियर के तौर पर शामिल हुई थी। उस वक्त जब मेरे पैरामीटर्स चेक किए गए थे, ब्लड प्रेशर लिया गया था, हार्ट रेट चेक किया गया था और टेम्परेचर चेक किया गया था, सब कुछ ठीक था। थोड़ा सा हार्ट रेट बढ़ा हुआ था, मेरा ख्याल है उसकी वजह एक्साइटमेंट ज्यादा थी कि एक ऐसा काम करने जा रहे हैं जिससे लोगों को हम ये भरोसा दिला सकेंगे कि वैक्सीन पर आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। जो 100 के करीब होना चाहिए वो 105, 110 था। थोड़ी देर बाद वो भी ठीक हो गया। इंजेक्शन जहां लगा था उसमें 5 से 10 मिनट सुई लगने जितना दर्द हुआ, बस।
तब से लेकर अब तक लगातार जी न्यूज पर लाइव देकर हमें भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपको जरूरत है और आपको डॉक्टर ये कहते हैं कि आप वैक्सीन के कैंडिडेट हैं तो बेधड़क बिना डरे पूरी तरह स्वदेशी वैक्सीन है, जरूर लगवाइएगा। जी पूजा, अब हम बात करते हैं मिथ की, अब हम बात करते हैं अविश्वास की, कंफ्यूजन की। हमारे देश में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो हर रोज अखबार पढ़ते हैं, सोशल मीडिया पर भी न्यूज देखते हैं और उनके मन में एक डर पैदा कर दिया गया है और डर यह है कि अगर ये वैक्सीन लगवाई तो पता नहीं ये वैक्सीन कैसी होगी, इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में तो किसी को कुछ पता ही नहीं है। अब आप ऐसे हमारे तमाम जो दर्शक हैं जो अभी सोच ही रहे हैं कि क्या किया जाए, उनके लिए बताइए कि सच्चाई क्या है। देखिए सुधीर जी, ये वैक्सीन जो है इसमें भारत बायोटेक शामिल है जो सबसे पुरानी रिसर्च एजेंसी है। लगातार कोई भी सरकार रही हो उसके साथ देश हित में दवाएं और वैक्सीन बनाने का काम करती है। दूसरी संस्था इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च है जो देश की सबसे बड़ी रिसर्च एजेंसी है। और तीसरा जो 25 अस्पताल इसमें शामिल है ट्रायल में, उसमें देश का सबसे बड़ा अस्पताल एम्स भी शामिल है। यहां तक कि खुद एम्स के कई डॉक्टर्स ट्रायल का हिस्सा बने हैं, उन्होंने भी वैक्सीन लगाई है। अब इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है कि जो रिपोर्टर देख परख कर खबरें देता हो वो खुद ये फैसला कर ले कि हाँ इस वैक्सीन को लगवाया जा सकता है। ये सबसे बड़ी तस्दीक होगी कि ये पूरी तरह से ठीक है। ये जरूर है कि इसमें कोई अंतर्राष्ट्रीय पुश नहीं है, कोई इंटरनेशनल एजेंडा नहीं है, लेकिन भारत के लिए 1 साल के अंदर अपनी कोशिशों से वैक्सीन बना लेना चांद पर जाने से कम भी नहीं है और इसमें छोटा सा योगदान हम लोग तो दे ही सकते हैं। जी जी बिल्कुल, इसमें हम अपना योगदान जरूर देंगे पूजा। जी न्यूज इसमें अपना पूरा योगदान देगा क्योंकि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत जैसे देश के लिए। एक और सवाल जो लोगों के भी मन में होगा, आपने, क्योंकि सबसे ज्यादा विवाद इसी वैक्सीन को लेकर था, एस्ट्राजेनेका की भी वैक्सीन आई है, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका, और ये भी आई है हमारी जो कोवैक्सीन है। आपने इसी के बारे में क्यों सोचा, दूसरी वैक्सीन के बारे में क्यों नहीं सोचा? देखिए इसका सीधा सा जवाब यह है सुधीर जी कि इसमें तीनों जो पार्टीज शामिल हैं वो अपने देश की हैं, स्वदेशी हैं। इससे पहले उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा रहा है। मल्टीनेशनल कंपनीज में कई बार एक रिपोर्टर के तौर पर हम लोगों को ये लगता है कि कहीं इसे मार्केटिंग गिमिक के तहत तो पुश नहीं किया जा रहा है, जबकि कोवैक्सीन जो है ये सस्ती वैक्सीन हो सकती है, बाजार में लॉन्च किया जाएगा। और बात अभी जिस तरह से लग रही है उसमें कोई प्रॉफिटिंग वाली कोई इशू नहीं दिख रहा है, मुनाफा मत कमाने की कोशिश है। इसके पीछे सरकार की भी और एजेंसीज की भी मंशा ये नजर आती है कि जल्दी से जल्दी लोगों को एक भरोसेमंद और किफायती वैक्सीन देनी है। इनके जो नतीजे हैं वो ये बताते हैं सुरक्षा पैदा करती है, क्वालिटी के लिहाज से जाए या विश्वास के लिहाज से देखा जाए। मुझे नहीं लगता कि वैक्सीन पर कोई भी सवाल उठाने की जरूरत है। जी तो आज अब ये बताइए कि देश के लोगों से आपने बातचीत की, देश के लोगों को आपने इस वैक्सीन के बारे में बता दिया और यू हैव लेड बाय एग्जाम्पल, खुद आपने इसको लीड किया है। तो आज की रात किसी भी पत्रकार के लिए जब कोई ऐसी बात करता है तो ये एक बहुत ही अनयूजुअल बात है, बहुत बड़ा रिस्क भी है। आज आपकी खुद की भावनाएं क्या है? सुधीर जी की आज चैन की नींद आएगी क्योंकि कोरोना के खिलाफ वैक्सीन लगी है तो इसलिए निश्चिंत हुआ जा सकता है और वो भी स्वदेशी वैक्सीन लगी है और ज्यादा भरोसा हो सकता है। लेकिन दर्शकों के लिए ये जरूर हमने तय किया है कि लगातार 28 दिन बाद जब दूसरा टीका लगेगा उससे पहले भी लगातार एम्स की तरफ से हमें ये फॉर्म मिला जिसमें हमें साइड इफेक्ट मॉनिटर करने हैं और इसमें लिखना है कि कोई दर्द तो नहीं हुआ, अगर होता है तो एम्स को बताना है और मॉनिटर करना है 7 दिनों तक। ये भी अपडेट करूंगी और दर्शकों से भी जी मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म के जरिए हम लगातार फीडबैक शेयर करते रहेंगे कि इस वैक्सीन का रिस्पांस कैसा रहा है, ताकि पहले दिन ही नहीं लोग रोजाना इस खबर को देखकर ये समझ सके कि वैक्सीन पर भरोसा किया जा सकता है। जी पूजा, आखिरी सवाल, वो भी अपने दर्शकों की समझ बढ़ाने के लिए, ये जो पूरा प्रोसेस है जिसमें आप शामिल हुई हैं, ये पूरा प्रोसेस अब आगे इसका अगला चरण क्या होगा और ये कब कंप्लीट होगा? जी देखिए, कोवैक्सीन का जो ट्रायल है वो ये भी लोगों को समझना होगा कि ये दुनिया का सबसे बड़ा ट्रायल है। इसमें 26,000 वॉलंटियर शामिल किए गए हैं जो अभी तक किसी भी वैक्सीन के ट्रायल में शामिल नहीं किए गए। अच्छी बात यह है कि वॉलंटियर्स की संख्या आज और कल में पूरी कर ली जाएगी। इसके बाद कोवैक्सीन अपने तीसरे चरण के नतीजे दे देगी और वो भी बाजार में उतरने के लिए तैयार हो जाएगी। जहां तक रही बात अगले चरण की, तो आज पहला टीका लगा है, 28 दिन बाद दूसरा टीका लगेगा और ऐसा माना जाता है कि दूसरा इंजेक्शन लगने के 14 दिन के बाद एंटीबॉडीज बन जाती हैं, यानी आप कोरोना से इम्यूनिटी पा लेते हैं। तो इस प्रोसेस पर भी नजर रहेगी और कोवैक्सीन को जब पूरी तरह मंजूरी मिलती है, जब तीसरे चरण के नतीजे आ जाएंगे, उस पर भी नजर रहेगी। पूजा, बहुत बहुत शुक्रिया।
और हम आपको ये बता सकते हैं कि पूरी जी न्यूज़ की जो टीम है, हमारा जो न्यूज़ रूम है, वी आर ऑल प्राउड ऑफ यू। और हमारे देश के जो लोग हैं जो हमें देख रहे हैं वो भी आप पर गर्व कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि हमारा जो हैशटैग था ट्रस्ट योर वैक्सीन इस समय पूरे देश में नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है। उससे ये बात जाहिर होती है कि देश के लोग अपनी देश में निर्मित मेड इन इंडिया वैक्सीन के साथ हैं। वो अपना भरोसा शेयर कर रहे हैं और वो आपके ऊपर भी अपना भरोसा दिखा रहे हैं। और एक तरीके से ये आपको भी बधाई देने का तरीका है कि लोग ट्रस्ट योर वैक्सीन पर ट्वीट कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हम लगातार आपको मॉनिटर करते रहेंगे, हम लोग भी करते रहेंगे और अपने दर्शकों को भी बताते रहेंगे कि आगे आपका जीवन आगे आगे कैसा चल रहा है। तो हम बार बार ये बात कहते हैं कि राष्ट्रवाद कोई टीआरपी हासिल करने का मुद्दा नहीं है, राष्ट्रवाद कोई चुनाव जीतने का मुद्दा नहीं है। राष्ट्रवाद या तो होता है या नहीं होता है। और राष्ट्रवाद का कोई लगा बंधा फॉर्मूला नहीं है कि राष्ट्रवाद लगातार आप वर्षों वर्षों तक सिर्फ ये सोचते रहें कि तिरंगा फहरा देने से राष्ट्रवाद हो जाएगा। राष्ट्रवाद की बातें कर देने से, जय जयकार कर देने से, नारे लगा देने से, बड़ी बड़ी डिबेट कर देने से हम राष्ट्रवादी हो जाएंगे। पाकिस्तान के बारे में अपशब्द कहने से हम राष्ट्रवादी हो जाएंगे। चीन को ललकार देने से हम राष्ट्रवादी हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। राष्ट्रवादी अगर आपको होना है तो अपने जीवन में राष्ट्रवाद को आपको उतारना होगा, जैसे जी न्यूज़ ने किया है, जैसे पूजा ने किया है। और हमें यह लगा कि अपना राष्ट्रवाद और अपने देश से अपना प्यार, अपना प्रेम दिखाने के लिए इससे बेहतर तरीका कोई और नहीं हो सकता कि हम अपने देश में बनी वैक्सीन पर विश्वास करें, खुद उस प्रोसेस से हम गुजरें और अपने दर्शकों को हम ये बताएं कि जी न्यूज़ की टीम बिल्कुल अलग है और जो हम कहते हैं वो हम करके दिखाते हैं। पूजा लगातार हमारे बीच में रहेंगी और काम भी करती रहेंगी। वो ये वैक्सीन लगवाने के बाद छुट्टी पर नहीं चली गई, घर नहीं गई, आराम नहीं किया उन्होंने। तब से लगातार ऑफिस में है, लगातार काम कर रही हैं। उन्होंने अपनी स्टोरी फाइल की, अभी आप सब लोगों के साथ थी। लगातार अब अपना काम करती रहेंगी, ऑफिस आती रहेंगी और हम जो भी उनको अनुभव होंगे इस वैक्सीन के बाद वो आपके साथ जरूर ईमानदारी के साथ शेयर करते रहेंगे। अगर कोई खराब अनुभव, साइड इफेक्ट भी देखने को मिल रहा है वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन आप जो हम पर विश्वास कर रहे हैं, जो इस वैक्सीन पर विश्वास कर रहे हैं, उसके लिए आपका हम एक बार शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। हम नंबर 1 पर ट्रस्ट योर वैक्सीन अभी ट्रेंड कर रही है और ये वैक्सीन ना तो किसी पार्टी की है, ना किसी सरकार की है। ये वैक्सीन भारत के लोगों की है, भारत के वैज्ञानिकों की है और भारत की उपलब्धि है। विरोधी दलों के जो नेता हैं वो कोरोना की वैक्सीन को बीजेपी की वैक्सीन बता रहे हैं। इसका मतलब यह है कि पहले जिन भी सरकारों के समय अलग अलग बीमारियों की वैक्सीन आई होंगी उसे उस पार्टी की वैक्सीन का नाम ही दिया जाता रहा होगा। क्या हम ये मान लें? कुछ उदाहरण के जरिए आप समझिए। 1948 में बीसीजी वैक्सीन भारत में लॉन्च की गई थी। बीसीजी ये वैक्सीन टीबी की बीमारी से बच्चों की रक्षा करती है। उस समय जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे। तो आप सोचिए, क्या तब भी ऐसा ही हुआ था? लोगों ने कहा था कि यह नेहरू की वैक्सीन है, यह कांग्रेस की वैक्सीन है। फिर वर्ष 1978 में पोलियो की वैक्सीन आई थी। तब जनता पार्टी की सरकार थी और मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री थे। तो क्या लोगों ने यह कहा था कि यह तो मोरारजी देसाई की वैक्सीन है और विरोधी दल जो हैं उन्हें यह वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए? फिर वर्ष 2010 में स्वाइन फ्लू की वैक्सीन लगने की शुरुआत हुई थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह तब देश के प्रधानमंत्री थे, लेकिन तब भी ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तब वैक्सीन पर राजनीति बिल्कुल नहीं हुई और ना ही वैक्सीन को किसी एक पार्टी का बताया गया। यह सब केवल आज के समय में हो रहा है और आप खुद सोचिए, आज के समय में हो रहा है, पहली बार हो रहा है। और क्यों हो रहा है? वो भी तब जब कोरोना वायरस की वजह से लाखों लोगों की जान जा चुकी है, लाखों करोड़ों लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं, बुरी हालत हमारी हो गई पिछले 1 साल में। लेकिन हमारे नेता इस पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे। हमें लगता है विपक्षी पार्टियों को ना तो वैक्सीन से कोई लेना देना है, ना ही लोगों की जान से कोई लेना देना है। वो बस इस विषय को भी एक राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहते हैं और उनका कोई इरादा नहीं है। हमारे देश में नेताओं के लिए किसी भी विषय पर राजनीति करना इसलिए भी आसान हो जाता है क्योंकि लोग गलत और भ्रामक जानकारियों पर बहुत आसानी से विश्वास कर लेते हैं और सही जानकारी का अर्थ हमारे देश में अब भी लोग नहीं समझते।
सही जानकारी वो होती है जो आपको सही दिशा में ले जाए, और सही जानकारी, यकीन मानिए, आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज बन जाती है कई बार। आप इसे एक और उदाहरण से समझिए। रामायण में उल्लेख मिलता है कि जब रावण से युद्ध के दौरान लक्ष्मण घायल हुए थे, तब हनुमान जी ने उनके प्राण बचाने के लिए संजीवनी बूटी ढूंढ ली थी। हनुमान जी को यह नहीं पता था कि संजीवनी बूटी जिस पर्वत पर है वो पर्वत किस दिशा में है, यानी वो पर्वत कहां है, यह नहीं पता था। तब सुषेण वैद्य ने सही दिशा की जानकारी दी थी, और इस सही जानकारी की वजह से ही हनुमान जी द्रोणागिरी पर्वत तक पहुंच पाए जहां संजीवनी बूटी थी। यानी उस समय सही जानकारी का महत्व बहुत बड़ा था। अगर जानकारी गलत होती तो लक्ष्मण की जान नहीं बचती, और आज भी अगर जानकारी गलत हो तो आप उस लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते जिसका आपने निश्चय किया है। भारत की मेड इन इंडिया वैक्सीन पर भी ऐसा ही हो रहा है। इसलिए आज हम आपको इस वैक्सीन को बनाने वाली कंपनी के बारे में भी कुछ बातें बताना चाहते हैं, क्योंकि दुनिया भर की बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियों के बारे में तो बहुत लोग हैं बताने के लिए। आपको अपने देश की कंपनी के बारे में हमारे यहां बात करने का चलन नहीं है। इसे बनाने वाली कंपनी का नाम है भारत बायोटेक। यह कंपनी इससे पहले H1N1, रोटा वायरस, जापानीज एनसीफेलिटिस, रेबीज, चिकनगुनिया और जीका वायरस की वैक्सीन बना चुकी है आपके लिए, और आप में से बहुत सारे लोगों ने इन वैक्सीन का प्रयोग ऑलरेडी कर लिया होगा। इस कंपनी ने ही दुनिया को टाइफॉइड की भी पहली वैक्सीन मुहैया करवाई थी। यह वही कंपनी है, लेकिन इससे पहले इस तरह की राजनीति कभी नहीं हुई। रोटा वायरस की 10 करोड़ वैक्सीन की सप्लाई की इसी कंपनी ने, जो 5 करोड़ लोगों को लगाई जा चुकी है। जापानीज एनसेफेलिटिस, जिसे जापानी बुखार भी कहते हैं, उसकी कारगर वैक्सीन भी यह कंपनी बना चुकी है। तब भी इस पर कोई राजनीति नहीं हुई थी, लेकिन अब हो रही है। इसलिए किसी भी जानकारी पर आंखें बंद करके विश्वास करने से पहले यह जरूर जानने की कोशिश करें कि आपको मिली जानकारी कितना प्रतिशत सही है। अब हम आपको जल्दी से वैक्सीन से जुड़ी सही और कुछ बहुत कीमती बातें बताएंगे, जिन्हें आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। भारत में जिन 2 वैक्सीन को मंजूरी मिली है, उनकी 2 डोज आपको लगवानी होंगी। दोनों ही ऐसी हैं जिनकी एक नहीं 2-2 डोज आपको लगवानी पड़ेगी। उम्मीद है अगले 7 से 14 दिनों में भारत में कोरोना का टीकाकरण अभियान शुरू हो जाएगा, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। अगले 1 या 2 हफ्ते में ये टीके लगने शुरू हो जाएंगे। वैक्सीन लगवाने से पहले आपसे एक फॉर्म भरवाया जाएगा। दोनों ही वैक्सीन को स्टोर करके रखने के लिए इंतजाम किए जा चुके हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन रेफ्रिजरेटर में 6 महीने तक सुरक्षित रखी जा सकती है, आपके घर के फ्रिज में रखी जा सकती है। और भारत बायोटेक की जो कोवैक्सीन है, इसे रूम टेम्परेचर पर भी स्टोर किया जा सकता है। इसके लिए तो रेफ्रिजरेटर की भी जरूरत नहीं। हालांकि इसका एफिकेसी रेट, यानी ट्रायल में इससे कितने लोग सही हुए हैं, उसकी जानकारी अभी सार्वजनिक नहीं हुई है। जबकि कोविशील्ड वैक्सीन का एफिकेसी रेट 70 से 90% अभी बताया जा रहा है। ये सारी वो बातें हैं जो आपको वैक्सीन लगवाने से पहले याद रखनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इस समय वैक्सीन को लेकर बहुत फेक न्यूज फैलाई जाएगी, बहुत तरह के डर आपके मन में डाले जाएंगे ताकि आप ये वैक्सीन ना लगवाएं। और जब भी एक व्यक्ति इस देश में ऐसा होगा जो कहेगा कि मैं वैक्सीन नहीं लगवा रहा, वो असल में भारत की हार होगी। इसलिए हमारी कोशिश है कि हम लगातार आपको सही जानकारी की वैक्सीन हर रात देते रहें, ताकि झूठ जो फैल रहा है वायरस की तरह, उसका विनाश होता रहे। कोरोना वायरस की वैक्सीन तो आ चुकी है, लेकिन अब हम आपको एक ऐसी बीमारी के बारे में बताएंगे जिसकी वैक्सीन शायद बनाई नहीं जा सकती, और यह बीमारी है जमीन की भूख की बीमारी, विस्तारवाद की बीमारी। प्राचीन चीन के सैन्य रणनीतिकार और दार्शनिक सुन त्सू के मुताबिक हर युद्ध लड़े जाने से पहले ही जीत लिया जाता है। उनके मुताबिक दुश्मन पर हमला करने के बजाय दुश्मन के दिमाग पर हमला करना ज्यादा बेहतर है। अब तक चीन इन्हीं की नीतियों के सहारे अपने दुश्मनों को मात देता आया है, लेकिन अब भारत ने सुन त्सू की नीतियों को अपनाकर वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर चीन को कमजोर कर दिया, यानी चीन का फॉर्मूला चीन के ऊपर ही प्रयोग कर दिया। LAC के इस मोर्चे पर चीन की इस कमजोरी का एक बहुत ही सनसनीखेज वीडियो हमारे पास आया है, जिसमें भारतीय सेना चीन के सैनिकों के मुकाबले ज्यादा बेहतर स्थिति में है, और
इस वीडियो में जब आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि कैसे भारतीय चौकियों के सामने चीन ने लद्दाख में अपने टैंक तैनात कर दिए हैं। इस पहाड़ी से दूर नीचे की घाटी में मौजूद चीन की सेना के टैंक्स आपको बहुत छोटे आकार में दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत दूर से बनाया गया है। सबसे पहले आप 16 सेकंड के इस वीडियो को देखिए और फिर हम इसमें मौजूद संदेश की बात करेंगे। ये वीडियो हम आपको बता दें, जो भारत की चौकियां हैं जहां भारतीय सेना तैनात है, उन चौकियों के सामने चीन ने बड़ी संख्या में अपने टैंक्स तैनात कर दिए हैं और इस वीडियो में आप उन्हीं टैंक्स को देख पा रहे हैं। ये आज की बहुत बड़ी खबर है। इन तस्वीरों में आप चीन के जिन टैंक्स को देख रहे हैं उनमें चीन के सबसे आधुनिक T-99 टैंक्स भी शामिल हैं और ये टैंक्स लगभग 5 किलोमीटर की दूरी तक हमला कर सकते हैं। लेकिन चीन के इन सैनिकों को यह नहीं पता कि इन पहाड़ों की ऊंचाई पर भारतीय सेना कहां पर मौजूद है, यानी हमारे ठिकानों के बारे में इन्हें पता नहीं है। इसलिए वो भारतीय सैनिकों को निशाना अभी नहीं बनाएंगे। लद्दाख में पैंगोंग के दक्षिणी किनारे पर चीन ने इन्हीं संख्या में तैनात है। अब चीन की स्थिति भी आप समझ, पहाड़ों पर होने वाले युद्ध में जीत उसी सेना की होती है ऊंचाई वाला इलाका है। ये एले, रेचिनला, जोंगला और यहां भारतीय सेना चोटी पर बैठी है और चीन की सेना नीचे घाटी में है। और आपको याद होगा भारत के लिए एक ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि भारतीय सेना ने कुछ चोटियों को पहले से ही अपने कब्जे में ले लिया था ताकि हाइट का जो फायदा है वो भारतीय सेना को मिलता रहे। इसलिए चीन की सेना युद्ध लड़ने से पहले ही कई मोर्चों पर कमजोर हो चुकी है और चीन ने अपनी इसी कमजोरी का मुकाबला करने के लिए इतनी बड़ी संख्या में अब यहां टैंक्स को तैनात कर दिया है। हालांकि यहां पर चीन के लिए भारतीय सैनिकों से बचकर कोई भी घुसपैठ करना नामुमकिन है और इसका मतलब यह है कि ऊंचाई पर मौजूद भारतीय सैनिकों के लिए चीन के ये टैंक्स आसान निशाना है। अंग्रेजी में कहावत है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। इसका मतलब है पहले आओ पहले पाओ। और आपने भी कहावत जरूर सुनी होगी, जो पहले आता है उसे अपनी कोशिशों का नतीजा पहले मिलता है। भारत की सेना इन ऊंची चोटियों पर चीन से पहले पहुंच गई और अब भारत चीन से इस समय ज्यादा मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। लद्दाख के इलाके में टैंक्स किसी भी हमले का नतीजा बदल सकते हैं, इसलिए चीन की सेना का मुकाबला करने के लिए भारत ने भी पूरी तैयारी की है। यहां पर भारतीय सेना के सबसे आधुनिक T-90 टैंक्स के साथ साथ T-72 टैंक्स भी तैनात है। अगर भारतीय सेना के टैंक्स 17,000 फीट की ऊंचाई पर तैनात नहीं होते तो चीन के इन टैंक्स को भारतीय इलाकों में घुसने से रोकना हमारे लिए मुश्किल हो जाता और ये पूरी दुनिया में अब तक की सबसे ऊंची चोटियों पर टैंक्स की तैनाती है। चीन के टैंक्स भी LAC तक आने वाले रास्ते के पास पोजीशन के लिए बिल्कुल तैयार हैं और तैनात भी हैं। और चीन ने अपने टैंक्स को पिछले वर्ष के मई महीने में तनाव शुरू होने के बाद लद्दाख में तैनात करना शुरू कर दिया था। चीन की सेना के टैंक्स ही नहीं बल्कि उनका मिलिट्री बेस भी भारतीय सेना की नजर में है, जो इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर चीन का एक ऐसा ही बेस है चीनी सेना का, और अब यह बेस भी भारतीय सैनिकों की निगरानी में है। पिछले वर्ष 29 और 30 अगस्त को भारतीय सेना ने पैंगोंग झील के दक्षिणी हिस्से पर कई महत्वपूर्ण पहाड़ियों पर खुद को बहुत मजबूत कर लिया था। इसे आप इस नक्शे के जरिए देख पाएंगे। अगर 29 अगस्त की रात चीन की सेना आगे बढ़ जाती तो चीन पूरे चुशूल सेक्टर पर बहुत आराम से नजर रख सकता था। इस इलाके में भारतीय सेना की हवाई पट्टी समेत कई महत्वपूर्ण मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर हैं और यह इलाका इतना समतल और चौड़ा है कि यहां बड़े बड़े टैंक्स और तोपों को आसानी से तैनात किया जा सकता है। जिस जगह पर भारत की सेना ने अपना नियंत्रण स्थापित किया उसके करीब ही पैंगोंग लेक का फिंगर एरिया है। इस इलाके में
चीन की सेना ने फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 के बीच कब्जा कर रखा है। ऊंचाई पर कब्जा करने से भारत को एक फायदा यह भी मिलेगा कि बातचीत की टेबल पर भारत चीन को पीछे हटने पर मजबूर कर सकता है और भारत की जो नेगोशिएटिंग पावर है वो काफी बढ़ गई है, क्योंकि भारतीय सेना इस समय ऊंचाइयों पर तैनात है और कई महत्वपूर्ण चोटियों पर भारतीय सेना का कब्जा है। और फायदा यह होगा क्योंकि भारतीय सेना ऊंचाई पर तैनात है, इसलिए वो चीन की सेना की हर हरकत पर नजर रख सकती है। और यह वीडियो भी इसीलिए बन पाया क्योंकि हमारी सेना ऊंचाई पर है और जैसे ही चीन ने अपने ये टैंक्स तैनात किए, हमें तुरंत पता चल गया। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि LAC पर दोनों देशों के 50,000 से ज्यादा सैनिक इस समय आमने सामने हैं और यह स्थिति बहुत तनावपूर्ण है, लेकिन फिलहाल नियंत्रण के बाहर नहीं है। दोनों देशों के बीच तनाव कम करने के लिए 8 राउंड की बातचीत हो चुकी है। हालांकि इसके बाद भी चीन की सेना ने अपनी तैनाती में कोई कमी नहीं की है। चीन को सैनिक, टेक्नोलॉजी और आर्थिक रूप से एक मजबूत देश माना जाता है, लेकिन किसी राष्ट्र की शक्ति उसके लोगों के मन में देशभक्ति से भी तय होती है। चीन की सेना राष्ट्र की जगह कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति जवाबदेह है, वो कम्युनिस्ट पार्टी को रिपोर्ट करती है, इसलिए वो देश की सेना नहीं है, वहां की कम्युनिस्ट पार्टी की सेना है। चीन की सेना में राष्ट्र है और पार्टीवाद ज्यादा है। हमारी सेना भरी। चीन अपने माता अकेली संतान चाइल्ड पॉलिसी का वायरस है जो वीरता के सॉफ्टवेयर को करप्ट कर देता है। ऐसे में चीन भले ही टैंक ले आए या फिर आधुनिक घातक हथियार ले आए, लेकिन विजय के लिए जरूरी जज्बा, विजय के लिए जरूरी राष्ट्रवाद उसके पास नहीं है। चीन ने अपना आखिरी युद्ध वियतनाम के साथ लड़ा था और जब इस युद्ध में उसकी हार का विश्लेषण किया गया तो पता चला था कि उसके सैनिकों में अपने राष्ट्र के लिए विजय पाने की इच्छा शक्ति बहुत कमजोर थी। ज्यादातर सैनिक लड़ना नहीं चाहते थे, ज्यादातर सैनिक अपने घर जाना चाहते थे, अपने माँ बाप और परिवार के पास। इसीलिए हमने कहा कि जो सिंगल चाइल्ड पॉलिसी है चीन में, वो उनकी सेना को भी कमजोर कर नहीं रही है, बल्कि पहले से ही कर चुकी है, क्योंकि उनके सैनिक लड़ना नहीं चाहते। उनके सैनिक ऐसी जगहों पर वर्षों तक तैनाती नहीं चाहते, वो अपने परिवार के साथ आराम की जिंदगी जीना चाहते हैं। अब हम 3 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद ऊंचाई का इलाका छोड़ने की वजह से देश को कितना नुकसान हुआ यह हम आपको बताएंगे, क्योंकि इससे पहले हम बहुत सारी गलतियां ऐसी कर चुके हैं जब हमने इन इलाकों पर कब्जा तो कर लिया, लेकिन डिप्लोमेसी दिखाने के चक्कर में हमने उन इलाकों को अपने हाथ से जाने दिया और आज भी हमारा देश उसके लिए पछता रहा है। और इसके बाद आपको हम बताएंगे कि मशहूर क्रिकेटर सौरव गांगुली को हाल ही में जो हार्ट अटैक आया, उस हार्ट अटैक से आप क्या सीख सकते हैं, क्योंकि सौरव गांगुली को आपने वर्षों तक हजारों रन बनाते हुए क्रिकेट के मैदान पर देखा। वो सिर्फ 48 साल के हैं, सुपर फिट हैं, फिर हार्ट अटैक कैसे आया? क्या इसमें हमारे लिए भी कोई सीख छुपी हुई है? इस पर ब्रेक के बाद बात करेंगे। दिन भर जी न्यूज पर डाउनलोड द न्यू इजी मॉल ऐप अब बिल्कुल नए अवतार में। नई ऐप में आपको मिलेंगे हजारों प्रोडक्ट वीडियोस डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स। साथ ही देखिए लिप स्मैकिंग फूड वीडियोस, खूबसूरत होम डेकोर वीडियोस, गार्डनिंग वीडियोस, बॉलीवुड वीडियोस एंड लेटेस्ट न्यूज वीडियोस और भी बहुत कुछ। तो आज ही प्ले स्टोर से इजी मॉल एंड्रॉइड ऐप को डाउनलोड करें और देखें अपने मनपसंद वीडियोस कभी भी कहीं भी। डबल बेडशीट सिर्फ 249 रुपीज में। सही सुना आपने। डाउनलोड करें इजी मॉल ऐप फॉर सच अमेजिंग डील्स ऑन thousands ऑफ प्रोडक्ट्स। साथ ही देखिए लिप स्मैकिंग फूड वीडियोस, हेल्थ एंड फिटनेस वीडियोस, टॉप न्यूज वीडियोस, बॉलीवुड वीडियोस और भी बहुत कुछ। इजी मॉल, आपका अपना वीडियो ऐप। डाउनलोड द न्यू इजी मॉल ऐप अब बिल्कुल नए अवतार में। नई ऐप में आपको मिलेंगे हजारों प्रोडक्ट वीडियोस डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स। साथ ही देखिए लिप स्मैकिंग फूड वीडियोस, बॉलीवुड वीडियोस एंड लेटेस्ट न्यूज वीडियोस और भी बहुत कुछ। तो आज ही प्ले स्टोर से इजी मॉल ऐप को डाउनलोड करें। एमबीए का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे।
सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। डबल बेडशीट सिर्फ 249 रुपीज में। सही सुना आपने। डाउनलोड करें इजी मॉल ऐप फॉर सच अमेजिंग डील्स ऑन थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स, वो भी डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स। साथ ही देखिए लिप स्मैकिंग फूड वीडियोस, हेल्थ एंड फिटनेस वीडियोस, टॉप न्यूज वीडियोस, बॉलीवुड वीडियोस और भी बहुत कुछ। डाउनलोड करें इजी मॉल एंड्रॉइड ऐप फॉर अनलिमिटेड शॉपिंग, एंटरटेनमेंट एंड मोर। इजी मॉल, आपका अपना वीडियो ऐप। 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते ही सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। अब हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि पहाड़ों की ऊंचाई पर किसी सेना के होने का मतलब क्या है। अगर लद्दाख में भारत और चीन की सेना के बीच युद्ध हुआ तो वहां पहाड़ों पर लड़ाई के नियम क्या होंगे और कौन कौन से नियम लागू होंगे। पहाड़ों की चोटियों पर मौजूद एक भारतीय सैनिक का मुकाबला करने के लिए चीन को कम से कम 9 सैनिकों की जरूरत होगी। अब आप समझिए कि जब भारतीय सेना ने कुछ महत्वपूर्ण चोटियों पर कब्जा किया था उसका मतलब क्या था। एक भारतीय सेना के सैनिक के लिए चीन को 9 सैनिक लगेंगे, क्योंकि चीन नीचे बैठा हुआ है, भारतीय सेना ऊपर। सैनिकों की संख्या का फॉर्मूला उनके हथियारों पर भी लागू होता है। निचले इलाकों में मौजूद सैनिकों को ज्यादा घातक हथियारों की जरूरत पड़ेगी ताकि वो ऊंचाई पर बैठे दुश्मन पर सटीक हमला कर सकें, सटीक निशाना लगा सकें। माना जाता है कि पिछले 2000 वर्षों से चीन और दुनिया के दूसरे देशों में भी लड़ाई के दौरान इसी सिद्धांत को अपनाया गया। चीन के प्रसिद्ध सैन्य रणनीतिकार, जिनके बारे में थोड़ी देर पहले भी बताया, सुन त्सू ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है द आर्ट ऑफ वॉर। इसमें लिखा है, युद्ध करते समय हर सेना की कोशिश यह होनी चाहिए कि वो खुद ऊंचाई पर रहे और दुश्मन को अपने से निचले स्थानों पर रखे। और भारत इस वक्त सुन त्सू के इसी सिद्धांत पर चल रहा है। इसलिए अब आप यह मान लीजिए कि चीन जिन सिद्धांतों पर काम करता था, आज हमने उन्हीं सिद्धांतों को चीन के ऊपर लागू कर दिया। इसलिए चीन को समझ में नहीं आ रहा कि अब वो क्या करे, इसीलिए इतनी बड़ी संख्या में अब टैंक लेकर वहां पहुंचा है। दुश्मन के खिलाफ ऊंचाई पर पहुंचना और वहां डटकर बैठ जाना, यह सैनिक रणनीति कितनी महत्वपूर्ण है, यह आपने आज देख लिया। सैन्य रणनीति के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण कदम है। अब आपको भारत के इतिहास के वो उदाहरण दिखाते हैं जब हम सैन्य ऊंचाई हासिल करने के बाद भी उसका फायदा नहीं उठा पाए, और उस समय के राष्ट्र प्रमुखों की गलतियों का नतीजा हम आज तक भुगत रहे हैं। वर्ष 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच 2 सीमाओं पर 13 दिनों तक युद्ध चला था। पूर्वी पाकिस्तान नक्शे से मिट गया था, उसकी जगह बांग्लादेश का जन्म हुआ। पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने सरेंडर किया था। वहीं पश्चिमी पाकिस्तान में भारत ने पाकिस्तानी पंजाब और सिंध के लगभग 15,000 वर्ग किलोमीटर के हिस्से पर कब्जा कर लिया था। इतनी जमीन पर दिल्ली जैसे 10 शहर बसाए जा सकते थे। युद्ध के बाद 1972 के शिमला समझौते में इंदिरा गांधी सद्भावना करते हुए पाकिस्तान को पूरी आजादी दी और बंदी बनाए गए 93,000 सैनिकों को भी वापस भेज दिया बाइज्जत। भारत चाहता तो इस युद्ध में हासिल की गई विजय में पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर वापस मांग सकता था, लेकिन मांगा नहीं और तब नहीं जाता। इसका नतीजा यह हुआ कि जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा आज भी पाकिस्तान के पास है और यह हिस्सा हमने वहीं रहने दिया, वरना इन 93,000 सैनिकों के बदले हम पीओके को बहुत आराम से मांग सकते थे। इससे पहले वर्ष 1965 में भी भारत के सैनिकों ने जम्मू कश्मीर के हाजी पीर पास पर कब्जा कर लिया था, लेकिन ताशकंद समझौते के बाद इसे भी पाकिस्तान को वापस दे दिया गया। यह इलाका तब से लेकर आज तक पाकिस्तान के पास है और इस रास्ते की मदद से ही पाकिस्तान आज भी जम्मू कश्मीर में आतंकवादी भेजता है। अगर भारत ने
1965 और 1971 में जीते गए इलाकों को छोड़ा नहीं होता तो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पर भी वर्षों पहले रोक लग जाती और 1999 में पाकिस्तान के घुसपैठिए कारगिल की पहाड़ियों पर भी कब्जा नहीं कर पाते और इन पर दोबारा कब्जा पाने के लिए भारत के 500 से ज्यादा सैनिकों को शहीद नहीं होना पड़ता। इसे दर्शन की भाषा में कहें तो सुपर पावर बनने के लिए ऊंचाई पर पहुंचना और वहां पर डटकर बैठना बहुत जरूरी है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि चीन लगातार भारत पर दबाव बना रहा है कि जिन ऊंचाइयों पर, जिन चोटियों पर भारतीय सेना बैठी है वो वहां से हट जाए, क्योंकि चीन जानता है कि इन चोटियों पर जो सेना बैठी है उसका मतलब क्या है। भारतीय सेना चीन का मजबूती से जवाब दे रही है, लेकिन चीन की सरकार से अगर उनका कोई अपना भी सवाल पूछे तो ये बात उन्हें पसंद नहीं आती। ऐसे ही एक इंसान का नाम आज हम आपको बताने वाले हैं जो चीन के सबसे अमीर व्यक्ति रह चुके हैं। आपने उनका नाम सुना होगा, उनका नाम है जैक मा। आजकल जैक मा गायब हैं और बहुत मुसीबत में हैं। जैक मा ने कहा है, कभी हार मत मानो, आज कठिन है, कल और भी बदतर होगा, लेकिन परसों धूप खिलेगी। जैक मा दुनिया की प्रसिद्ध ऑनलाइन कंपनी अलीबाबा ग्रुप के मालिक हैं। पूरी दुनिया उन्हें कम पैसों से बड़ी कंपनी वाले स्टार्टअप मॉडल मानती है। जैक से कोई खबर नहीं है। उन्हें जैक मा के बीच से बिगड़े हुए हैं। मौजूदगी को से जोड़ जा रहा है। जाना पूरी दुनिया बड़ी खबर है। अभी बैंकों को आने की बुरी आदत सूद जैक मा से बैंकिंग सिस्टम को कहा था। कई कोशिशों जैक मा चीन की सरकार की देखा गया क्या करता है कि सरकार उसके खिलाफ फैसला नहीं है। सरकार ये बिल्कुल मायने नहीं कि वो किस सदस्य है या फिर कितना पैसा है में है। और जय किया पार्टी का शासन, वहां लोकतंत्र की कोई जगह नहीं। राष्ट्रपति अच्छी से हो गए। मां की कंपनी ग्रुप आईपीओ लाने की क्या है जिसकी कोई प्राइवेट हिस्सेदारी है और बदले, लेकिन इस काम पहले करोड़ रुपए के अचानक रद्द कर किया गया कि उनके आईपीओ को रद्द आदेश राष्ट्रपति था की वजह से और वो का इतना ही नहीं, जो चीन का नाम जाने से रोक के विदेश जाने पर बंदी लगा दी। सकता है में असहमति रखना कितना अपराध है। कड़ी मेहनत सफलता की गारंटी होती है, लेकिन अनुमान लगाना मुश्किल है। जैक मा एक बड़ा मशहूर, कभी भी पैसों की देखने वाले उन लोगों की जो सपनों के मर सके। जैक मा चीन जिन्होंने सफलता बल्कि में उनकी संपत्ति 17 थी, लेकिन 10 वर्ष के उनकी संपत्ति 36 गुना गई। उनकी कुल संपत्ति 58 डॉलर यानी 1066 अरब। मशहूर ई कॉमर्स कंपनी अलीबाबा के मालिक हैं, जिसमें अलीबाबा.com, अली एक्सप्रेस, एएनटी ग्रुप करीब 15 कंपनियां हैं।
सितंबर 2019 में उन्होंने अपनी कंपनी अलीबाबा से रिटायरमेंट ले लिया था और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन का पद छोड़ दिया था। और एक वक्त में चीन की आर्थिक तरक्की में जैक मा का बहुत बड़ा योगदान था। 2016 में उन्हें ग्लोबल गेम चेंजर भी कहा गया था। चीन में उनकी कंपनियां कितनी ज्यादा कामयाब हैं, इसे आप पिछले वर्ष के सिंगल्स डे सेल से समझ सकते हैं। चीन की ई कॉमर्स कंपनी अलीबाबा ने इस सेल में, एक दिन के सेल में, सिर्फ 11 दिनों की सेल में 5,52,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजनेस किया, जो कि 2019 के मुकाबले लगभग दुगना था। एक वक्त ऐसा भी आया जब अलीबाबा को हर एक सेकंड में 5,83,000 ऑर्डर्स मिल रहे थे। ये आंकड़े बताते हैं कि चीन में जैक मा की कंपनी कितनी सफल है। चीन में ही क्या, पूरी दुनिया में सफल है। यहां तक कि भारत में भी कितनी बड़ी संख्या में लोग होंगे जो अब से पहले जैक मा की कंपनियों से सामान खरीदते होंगे। लेकिन चीन में कोई व्यक्ति तभी सफल रह सकता है जब तक उसका कम्युनिस्ट पार्टी से कोई विवाद ना हो। जैक मा भी शायद चीन की इसी प्रथा के नए शिकार बन गए हैं। चीन की सरकार द्वारा वहां के बिजनेसमैन को निशाना बनाने की पहली घटना नहीं है। एक बार वहां के एक मशहूर उद्योगपति ने शी जिनपिंग को गंवार कह दिया था और उस बिजनेसमैन को 18 साल के लिए जेल की सजा हुई थी। जनवरी 2015 में फाउंडर सिक्योरिटीज के चेयरमैन रह चुके लाई जी अचानक से लापता हो गए थे। बाद में खबर आई कि वो जेल में है। उन्हें इसी शर्त पर छोड़ा गया कि वो बाहर आने के बाद अपने खिलाफ जारी जांच में सहयोग करेंगे। बाद में उन्हें इस कंपनी के चेयरमैन के पद और बोर्ड से भी हटा दिया गया। दिसंबर 2015 में चीन के वारेन बुफे कहे जाने वाले फोसुन ग्रुप के चीफ एग्जीक्यूटिव गुआओ गुआंगचांग भी लापता हो गए थे और बाद में वो अमेरिका में मिले। इसके अलावा भी यह सूची बहुत लंबी है। जब चीन के बड़े बड़े उद्योगपति जैसे ही उन्होंने सरकार के खिलाफ अपना मुंह खोला, वैसे ही या तो वो आर्थिक रूप से बर्बाद होने लगे, जेल में बंद कर दिया गया, या फिर गायब हो गए। जैक मा ने अपने ट्विटर अकाउंट से आखिरी बार 10 अक्टूबर को ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि वो क्लाइमेट चेंज की चुनौतियों से मुकाबले के लिए दी अर्थ शॉट प्राइज से जुड़ने पर गर्व महसूस कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने लिखा था। इससे पहले उन्होंने 19 अगस्त को ट्वीट किया था और जैक मा ने तब एक टीवी शो में फाइनलिस्ट जो थे उन्हें शुभकामनाएं दी थी। और उसके बाद से जैक मा गायब है। इसलिए पूरी दुनिया के लिए यह एक बहुत बड़ी खबर है कि जैक मा जैसा उद्योगपति, जिसे चीन नहीं दुनिया में ऐसे लाखों लोग होंगे जो जैक मा को अपना आदर्श मानते हैं, जो लाखों करोड़ों लोग ऐसे होंगे जो जैक मा की कंपनियों से बिजनेस करते हैं, उनसे सामान खरीदते हैं। और आज तो बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो खुद भी जैक मा जैसा बनना चाहते हैं। वही जैक मा गायब हैं। कोई नहीं जानता कि जैक मा कहां चले गए। और अभी तक जो पता चला है वो ये है कि जैक मा से चीन की सरकार नाराज हो गई थी और उनके बुरे दिन वहीं से शुरू हो गए। हम इस खबर पर लगातार नजर बनाए रखेंगे और अगर जैक मा जैसे व्यक्ति का अपने देश में इतना बुरा हाल हो सकता है तो इससे आपको चीन के डीएनए के बारे में अब तक सही अंदाजा हो चुका होगा। और हैरान मत होइएगा कि आने वाले दिनों में आपको जैक मा के बारे में कोई और भी बुरी खबर जानने को मिले, लेकिन हम इस खबर पर नजर रखेंगे, आपको बताते रहेंगे। अब हम आपको एक ऐसी खबर दिखाएंगे जिसमें सीख भी है और जिसमें चिंता भी है। हम बचपन से सुनते आए हैं कि स्वास्थ्य सबसे बड़ी पूंजी है, हेल्थ इज वेल्थ, और हमने नए साल पर आपको बताया था कि हेल्थ अब आपका नया पासपोर्ट है। लेकिन 2 दिन पहले मशहूर क्रिकेटर, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और आजकल बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली के हार्ट अटैक की खबर आई। हार्ट अटैक यूं तो आता ही रहता है लोगों को, हमारे देश में ये कोई नई बात नहीं है, पूरी दुनिया में भी ये नई बात नहीं है। लेकिन जिस बात से चिंता होती है वो एक तो वो कि सौरव गांगुली खुद बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं, इसलिए आपने सब अखबारों में ये खबर पढ़ी होगी। लेकिन सौरव गांगुली जैसे फिट व्यक्ति को हार्ट अटैक आया, ये खबर सुनकर हैरानी होती है, क्योंकि सौरव गांगुली जब क्रिकेट खेलते थे तो सबसे फिट खिलाड़ियों में माने जाते थे। हमने क्रिकेट के मैदान पर उन्हें हजारों रन बनाते हुए वर्षों तक देखा है और हाल ही में वो जहां भी दिखे बिल्कुल स्वस्थ दिखे। सौरव गांगुली की उम्र अभी सिर्फ 48 साल है। राजनीति में तो 48 साल की उम्र को के जो नेता हैं उन्हें युवा नेता कहा जाता है। ऐसे में लोगों के मन में सवाल उठे कि जब सौरव गांगुली जैसे फिट व्यक्ति को हार्ट अटैक हो सकता है
तो जो फिट और हेल्दी होने के हमारे देश में पैरामीटर्स क्या हैं, स्वस्थ रहने के लिए और कितना ज्यादा फिट रहना जरूरी है, और अगर सौरव गांगुली को ऐसा हुआ तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपके शरीर में भी कुछ ऐसा हो रहा हो, बावजूद इसके कि आप रोज जिम जाते हैं, आप बिल्कुल फिट हैं। इन दो तस्वीरों को देखिए। 27 दिसंबर 2020 को सौरव गांगुली पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मिले थे, और फिर दूसरी तस्वीर अगले दिन की है, 28 दिसंबर 2020 दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान की है, जब पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली की प्रतिमा का अनावरण था। सौरव गांगुली बिल्कुल फिट दिख रहे हैं, बिल्कुल ठीक ठाक दिख रहे हैं, और दिल्ली में कार्यक्रम के बाद सौरव गांगुली अपने घर कोलकाता लौट आए, और 4 दिन के बाद 2 जनवरी की सुबह सौरव गांगुली जिम में थे, और तभी उन्हें यह हार्ट अटैक आया, माइल्ड हार्ट अटैक जिसे बताया गया। ऐसे में सवाल स्वाभाविक है, जिम जाने वाले, खुद को फिट रखने वाले सौरव को हार्ट अटैक कैसा आया? यहां 2 बातें हैं। सौरव को लेकर देश के करोड़ों लोगों की तरह हम भी चिंतित हैं, हमें बहुत चिंता है, क्योंकि सौरव देश के धरोहर हैं, इतने बड़े, इतने शानदार क्रिकेटर रहे हैं, हम उन्हें लेकर चिंतित हैं और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। लेकिन क्या आप भी सौरव से कुछ सीख सकते हैं? सवाल यह है कि क्या फिट दिखने और अंदर से स्वस्थ होने में कोई अंतर है? क्या हार्ट अटैक फिट और स्वस्थ व्यक्ति को भी हो सकता है? इस सवाल पर देश में बहुत चर्चा है आजकल, और लोग चर्चा कर रहे हैं कि अगर सौरव गांगुली को हार्ट अटैक आ सकता है तो फिर सुरक्षित कौन है? एक खिलाड़ी जिसे फिटनेस की ट्रेनिंग दी जाती है, जो हमेशा अनुशासन से बंधा रहता है, जब उसके शरीर में ऐसी बीमारी चुपचाप आ गई तो फिर इससे कैसे बचें? देश की इस चिंता पर हमने कुछ एक्सपर्ट से बात की है, ये जानने की कोशिश की है कि फिट दिखने वाले लोग भी कई बार बीमार पड़ जाते हैं। यदि आपके दिल की कोरोनरी आर्टरीज में किसी तरह का कोई ब्लॉकेज है, तब हार्ट अटैक होने की संभावना बढ़ जाती है। कोरोनरी आर्टरीज दिल में मौजूद वो धमनियां होती हैं जो हृदय में खून पहुंचाने का काम करती हैं, और जब इन धमनियों में किसी तरह का कोई ब्लॉकेज हो जाता है, कोई स्पीड ब्रेकर आ जाता है, तब हृदय के कामकाज पर असर पड़ता है। सौरव गांगुली के हृदय की तीनों धमनियों में ब्लॉकेज था, और इस वजह से उन्हें यह हार्ट अटैक आया। हालांकि 50 वर्ष से कम उम्र में दिल का दौरा पड़ने का एक प्रमुख कारण फैमिली हिस्ट्री भी हो सकता है, कि आपके परिवार में और किसी को यह बीमारी रही हो। यदि आपके परिवार में आपकी मां को 65 वर्ष की उम्र से पहले और आपके पिता को 55 वर्ष की उम्र से पहले हार्ट अटैक हुआ है, तब आपको सावधान हो जाना चाहिए। सौरव गांगुली के परिवार में भी इस बीमारी की हिस्ट्री पाई गई है। सौरव गांगुली के मेडिकल बुलेटिन में डॉक्टरों ने इसकी जानकारी दी है। फिलहाल सौरव गांगुली ठीक हैं और चिंता की कोई बात नहीं है। पहले दिल की बीमारी बुजुर्गों की बीमारी माना जाती थी, और अब लोग कहते हैं कि यह बीमारी युवाओं को भी होने लगी है। इसलिए सौरव गांगुली को हार्ट अटैक आया, ये एक बड़ी खबर है, हेडलाइन में है, सब न्यूज चैनल्स पर चली, सब अखबारों में चली। आपको चिंता हुई होगी सौरव की, जो कि लाजमी है, लेकिन इसमें आपके लिए एक बहुत बड़ी सीख भी है, इसलिए आपको उस पर ध्यान देना चाहिए। हम आपको लगातार बताते हैं कि अब स्वास्थ्य आपकी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा है। आप अपनी नौकरी या व्यापार तभी अच्छे से कर सकते हैं जब आप स्वस्थ हैं। आपको विदेश भी जाना हो तो आपका नया पासपोर्ट अब आपकी सेहत ही बनेगी, आपका स्वास्थ्य ही बनेगा। इसलिए आज हम आपसे कहना चाहते हैं कि अपना स्वास्थ्य, परिवार और रोजगार तीनों को जीवन में सबसे ज्यादा प्राथमिकता दीजिए। और अब आज का सवाल, आज आपको यह बताना है कि नेत्रहीनों के लिए ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया था। आप इस पर रिसर्च कीजिए और ब्रेक के बाद हम आपको इस सवाल का सही जवाब बताएंगे। अपना वीडियो ऐप डाउनलोड द न्यू इजी मॉल ऐप अब बिल्कुल नए अवतार में। नई ऐप में आपको मिलेंगे हजारों प्रोडक्ट वीडियोस डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स। साथ ही देखिए लिप स्मैकिंग फूड वीडियोस, बॉलीवुड वीडियोस एंड लेटेस्ट न्यूज वीडियोस और भी बहुत कुछ। तो आज ही प्ले स्टोर से इजी मॉल ऐप को डाउनलोड करें। MBA का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे, सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर।
डबल बेडशीट सिर्फ 249 रुपीज में। सही सुना आपने। डाउनलोड करें इजी मॉल ऐप फॉर सच अमेजिंग डील्स ऑन thousands ऑफ प्रोडक्ट्स, वो भी डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स। साथ ही देखिए लिप स्मैकिंग फूड वीडियोस, हेल्थ एंड फिटनेस वीडियोस, टॉप न्यूज वीडियोस, बॉलीवुड वीडियोस और भी बहुत कुछ। डाउनलोड करें इजी मॉल एंड्रॉइड ऐप फॉर अनलिमिटेड शॉपिंग, एंटरटेनमेंट एंड मोर। इजी मॉल, आपका अपना वीडियो ऐप। 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते ही सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। डाउनलोड द न्यू इजी मॉल ऐप अब बिल्कुल नए अवतार में। नई ऐप में आपको मिलेंगे हजारों प्रोडक्ट वीडियोस डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स। साथ ही देखिए लिप स्मैकिंग फूड वीडियोस, खूबसूरत होम डेकोर वीडियोस, गार्डनिंग वीडियोस, बॉलीवुड वीडियोस एंड लेटेस्ट न्यूज वीडियोस और भी बहुत कुछ। तो आज ही प्ले स्टोर से इजी मॉल एंड्रॉइड ऐप को डाउनलोड करें और देखें अपने मनपसंद वीडियोस कभी भी कहीं भी। डबल बेडशीट सिर्फ 249 रुपीज में। सही सुना आपने। डाउनलोड करें इजी मॉल ऐप फॉर सच अमेजिंग डील्स ऑन thousands ऑफ प्रोडक्ट्स। साथ ही देखिए लिप स्मैकिंग फूड वीडियोस, हेल्थ एंड फिटनेस वीडियोस, टॉप न्यूज वीडियोस, बॉलीवुड वीडियोस और भी बहुत कुछ। इजी मॉल, आपका अपना वीडियो ऐप। डाउनलोड द न्यू इजी मॉल ऐप अब बिल्कुल नए अवतार में। नई ऐप में आपको मिलेंगे हजारों प्रोडक्ट वीडियोस डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स। साथ ही देखिए लिप स्मैकिंग फूड वीडियोस, बॉलीवुड वीडियोस एंड लेटेस्ट न्यूज वीडियोस और भी बहुत कुछ। तो आज ही प्ले स्टोर से इजी मॉल ऐप को डाउनलोड करें। एमबीए के तहत मेरे मेंबर्स बहुत खुश थे, सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। डबल बेडशीट सिर्फ 249 रुपीज में। सही सुना आपने। डाउनलोड करें इजी मॉल ऐप फॉर सच अमेजिंग डील्स ऑन thousands ऑफ प्रोडक्ट्स, वो भी डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स। साथ ही देखिए लिप स्मैकिंग फूड वीडियोस, हेल्थ एंड फिटनेस वीडियोस, टॉप न्यूज वीडियोस, बॉलीवुड वीडियोस और भी बहुत कुछ। डाउनलोड करें इजी मॉल एंड्रॉइड ऐप फॉर अनलिमिटेड शॉपिंग, एंटरटेनमेंट एंड मोर। इजी मॉल, आपका अपना वीडियो ऐप। 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते ही सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। डाउनलोड द न्यू इजी मॉल ऐप अब बिल्कुल नए अवतार में। नई ऐप में आपको मिलेंगे हजारों प्रोडक्ट वीडियोस डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स। साथ ही देखिए लिप स्मैकिंग फूड वीडियोस, खूबसूरत होम डेकोर वीडियोस, गार्डनिंग वीडियोस, बॉलीवुड वीडियोस एंड लेटेस्ट न्यूज वीडियोस और भी बहुत कुछ। तो आज ही प्ले स्टोर से इजी मॉल एंड्रॉइड ऐप को डाउनलोड करें और देखें अपने मनपसंद वीडियोस कभी भी कहीं भी। डबल बेडशीट सिर्फ 249 रुपीज में। सही सुना आपने। डाउनलोड करें इजी मॉल ऐप फॉर सच अमेजिंग डील्स ऑन thousands ऑफ प्रोडक्ट्स। साथ ही देखिए लिप स्मैकिंग फूड वीडियोस, हेल्थ एंड फिटनेस वीडियोस, टॉप न्यूज वीडियोस, बॉलीवुड वीडियोस और भी बहुत कुछ। इजी मॉल, आपका अपना वीडियो ऐप। डाउनलोड द न्यू इजी मॉल ऐप अब बिल्कुल नए अवतार में। नई ऐप में आपको मिलेंगे हजारों प्रोडक्ट वीडियोस डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स। साथ ही देखिए लिप स्मैकिंग फूड वीडियोस, बॉलीवुड वीडियोस एंड लेटेस्ट न्यूज वीडियोस और भी बहुत कुछ। तो आज ही प्ले स्टोर से इजी मॉल ऐप को डाउनलोड करें। एमबीए का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे,
सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। डबल बेडशीट सिर्फ 249 रुपीज में। सही सुना आपने। डाउनलोड करें इजी मॉल ऐप फॉर सच अमेजिंग डील्स ऑन थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स, वो भी डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स। साथ ही देखिए लिप स्मैकिंग फूड वीडियोस, हेल्थ एंड फिटनेस वीडियोस, टॉप न्यूज वीडियोस, बॉलीवुड वीडियोस और भी बहुत कुछ। डाउनलोड करें इजी मॉल एंड्रॉइड ऐप फॉर अनलिमिटेड शॉपिंग, एंटरटेनमेंट एंड मोर। इजी मॉल, आपका अपना वीडियो ऐप। 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते ही सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। डाउनलोड द न्यू इजी मॉल ऐप अब बिल्कुल नए अवतार में। नई ऐप में आपको मिलेंगे हजारों प्रोडक्ट वीडियोस डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स। साथ ही देखिए लिप स्मैकिंग फूड वीडियोस, खूबसूरत होम डेकोर वीडियोस, गार्डनिंग वीडियोस, बॉलीवुड वीडियोस एंड लेटेस्ट न्यूज वीडियोस और भी बहुत कुछ। तो आज ही प्ले स्टोर से इजी मॉल एंड्रॉइड ऐप को डाउनलोड करें और देखें अपने मनपसंद वीडियोस कभी भी कहीं भी। डबल बेडशीट सिर्फ 249 रुपीज में। सही सुना आपने। डाउनलोड करें फॉर सच अमेजिंग डील्स ऑन साथ ही देखिए हेल्थ एंड फिट न्यूज वीडियोस, कुछ मॉल, आपका अपना वीडियो ऐप। डाउनलोड द न्यू इजी मॉल ऐप अब बिल्कुल नए अवतार में। नई ऐप में आपको मिलेंगे हजारों प्रोडक्ट वीडियोस डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स। साथ ही देखिए लिप स्मैकिंग फूड वीडियोस, बॉलीवुड वीडियोस एंड लेटेस्ट न्यूज वीडियोस और भी बहुत कुछ। तो आज ही प्ले स्टोर से इजी मॉल ऐप को डाउनलोड करें। MBA का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। डबल बेडशीट सिर्फ 249 रुपीज में। सही सुना आपने। डाउनलोड करें इजी मॉल ऐप फॉर सच अमेजिंग डील्स ऑन थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स, वो भी डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स। साथ ही देखिए लिप स्मैकिंग फूड वीडियोस, हेल्थ एंड फिटनेस वीडियोस, टॉप न्यूज वीडियोस, बॉलीवुड वीडियोस और भी बहुत कुछ। डाउनलोड करें इजी मॉल एंड्रॉइड ऐप फॉर अनलिमिटेड शॉपिंग, एंटरटेनमेंट एंड मोर। इजी मॉल, आपका अपना वीडियो ऐप। 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते ही सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। डाउनलोड द न्यू इजी मॉल ऐप अब बिल्कुल नए अवतार में। नई ऐप में आपको मिलेंगे हजारों प्रोडक्ट वीडियोस डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स। साथ ही देखिए लिप स्मैकिंग फूड वीडियोस, खूबसूरत होम डेकोर वीडियोस, गार्डनिंग वीडियोस, बॉलीवुड वीडियोस एंड लेटेस्ट न्यूज वीडियोस और भी बहुत कुछ। तो आज ही प्ले स्टोर से इजी मॉल एंड्रॉइड ऐप को डाउनलोड करें और देखें अपने मनपसंद वीडियोस कभी भी कहीं भी। डबल बेडशीट सिर्फ 249 रुपीज में। सही सुना आपने। डाउनलोड करें इजी मॉल ऐप फॉर सच अमेजिंग डील्स ऑन थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स। साथ ही देखिए लिप्स
और अब देखते हैं कि आज के इतिहास में क्या लिखा है। ब्रेल लिपि का आविष्कार करने वाले लुई ब्रेल का जन्म आज ही के दिन वर्ष 1809 में फ्रांस में हुआ था। ब्रेल लिपि नेत्रहीनों के लिए पढ़ने और लिखने की तकनीक है जिसमें कागज पर अक्षरों के उभार को छूकर उसे पढ़ा जाता है। सिर्फ 5 साल की उम्र में एक हादसे की वजह से लुई ब्रेल की आंखों की रोशनी चली गई थी। आगे चलकर ब्रेल ने फ्रांस की सेना के उस कम्युनिकेशन सिस्टम का अध्ययन किया जिसमें इसी तरह की तकनीक का इस्तेमाल युद्ध के दौरान खुफिया जानकारी देने के लिए किया जाता था। हालांकि नाइट राइटिंग नाम की यह तकनीक काफी जटिल थी, लेकिन ब्रेल ने इसी तकनीक से प्रेरणा लेकर ब्रेल लिपि का आविष्कार किया और माना जाता है कि 15 वर्ष की उम्र में ही ब्रेल ने इस क्रांतिकारी लिपि को विकसित कर लिया था और इसका इस्तेमाल आज पूरी दुनिया में किया जाता है। वर्ष 1847 में आज ही के दिन मशहूर अमेरिकी आविष्कारक सैमुअल कोल्ट ने रिवॉल्वर की बिक्री शुरू की थी और उन्होंने ही कोल्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की स्थापना की, जिसके जरिए बड़े पैमाने पर रिवॉल्वर का उत्पादन शुरू हुआ था। कोल्ट ने अमेरिकी सरकार को अपनी पहली रिवॉल्वर बेची थी और दुनिया भर में मशहूर कोल्ट रिवॉल्वर का नाम सैमुअल कोल्ट के नाम पर ही रखा गया था। वर्ष 1994 में आज ही के दिन मशहूर संगीतकार R.D. बर्मन का निधन हुआ था। वर्ष 1960 से 1990 के दशक तक R.D. बर्मन ने 331 फिल्मों में संगीत दिया। राहुल देव बर्मन जाने माने संगीतकार सचिन देव बर्मन के पुत्र थे। 9 वर्ष की उम्र में R.D. बर्मन ने अपना पहला गीत 1956 में आई फिल्म फंटूश के लिए कंपोज किया था। उन्हें लोग प्यार से पंचम दा भी कहते थे। तीसरी मंजिल, पड़ोसन, अमर प्रेम, शोले और सागर जैसी फिल्मों में उन्होंने यादगार संगीत दिया था। और वर्ष 2010 में आज ही के दिन दुबई में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा का भव्य उद्घाटन हुआ था। बुर्ज खलीफा की ऊंचाई 828 मीटर है और इसका निर्माण वर्ष 2004 में शुरू हुआ था। इसके निर्माण में 55,000 टन स्टील और 3,30,000 क्यूबिक मीटर कंक्रीट का इस्तेमाल हुआ था। बुर्ज खलीफा में 160 से ज्यादा फ्लोर्स यानी मंजिलें हैं और 57 एलिवेटर्स हैं। बुर्ज खलीफा के नाम पर बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं और इसमें लगाई गई लिफ्ट दुनिया की सबसे तेज गति से चलने वाली लिफ्ट्स में से एक है। दुनिया का सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन डेक भी बुर्ज खलीफा में ही है। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और किसी भी देश के लोग जब तक अपनी क्षमताओं पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक वो देश एक मजबूत राष्ट्र नहीं बन सकता। नमस्कार।